नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। किसानों के नोएडा से दिल्ली कूच को लेकर भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और दिल्ली बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है और इस दौरान किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। उधर नोएडा में किसानों के दिल्ली कूच के बीच भीषण जाम भी लग गया है। चीला बॉर्डर पर भीषण जाम लगा हुआ है। इसी के चलते पूरे नोएडा की ट्रैफिक व्यवस्था काफी प्रभावित हो रही है। दरअसल कल नोएडा अथॉरिटी में अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे किसानों और सीपी तीनों अथॉरिटी के सीईओ के साथ कई महत्वपूर्ण मीटिंग्स हुई हैं। बैठक क्योंकि बेनतीजा रही, जिसके बाद किसानों ने आज दिल्ली कूच करने का ऐलान कर दिया है। किसानों के कूच को लेकर नोएडा से सटे सभी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की गई है। नोएडा और दिल्ली पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन कर रही है। दिल्ली जाने वालों को मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर कैसा भीषण ट्रैफिक। और अब बात संभल की करें तो संभल में 10 तारीख तक बाहरी लोगों के आने पर प्रतिबंध के बावजूद कांग्रेस नेता संभल जाने पर अड़े हुए हैं। संभल जाने से रोके जाने पर कांग्रेस नेता अपने पार्टी के दफ्तर में ही प्रदर्शन शुरू कर चुके हैं। पुलिस का कड़ा पहरा है। संभल जाने से रोकने के लिए पुलिस मुस्तैद है। वहीं बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और लखनऊ में भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संभल जाने के लिए प्रदर्शन किया। अजय राय की तरफ से कहा गया है कि वो 10 दिसंबर के बाद वहां जाएंगे और इसी बीच पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच काफी ज्यादा बहसबाजी भी हो गई है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। निश्चित तौर से अत्याचार अन्याय के खिलाफ हम लोग सड़क पर उतर जाना चाहते थे, नहीं जाने सड़क पर बैठे हैं। गांधीवादी तरीके से हम विरोध कर रहे हैं और निश्चित तौर से अत्याचार अन्याय के खिलाफ हम जरूर जाएंगे। जब प्रतिबंध हटेगा तो कांग्रेस पार्टी जरूर जाएगी। जिस तरह से सरकार के इशारे पर रोका गया है, हम अभी भी सत्याग्रह पर हैं, गांधी जी के मार्ग पर हैं, न्याय की मांग को लेकर हैं और न्याय मिलने तक ये गांधीवादी मार्ग और सत्याग्रह चलता रहेगा। कितनी बड़ी अराजकता है ये कि आज आप एक प्रतिनिधि मंडल जो कांग्रेस का जाना चाहता था फैक्ट फाइंडिंग के लिए, शांति की अपील करने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी की अध्यक्षता में, उस प्रतिनिधि मंडल को इस तरह से बलपूर्वक रोका जा रहा है। हम वहां पर कोई अशांति फैलाने नहीं जा रहे। प्रदेश की जनता जानना चाहती है, जो लोग आहत हुए हैं इस घटना में, उनसे जाकर के उनकी बात को प्रदेश की जनता तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। एक जनप्रतिनिधि के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है, पार्टी के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है। और किस तरह से मेरे घर में मुझे जिस तरह की फोर्स डिप्लॉय की गई, कल रात से फोर्स यहाँ पर है। कल मुझे यहाँ पुलिस द्वारा निषेधाज्ञा की नोटिस भी सर्व की गई और रोका गया। क्या कोर्ट का कोई आदेश है कि वहाँ कोई नहीं जाएगा? अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए 163 की नोटिस जारी करी है, तो क्या ये उचित है? ये तो पूरी तरह से अराजकता है, गुंडागर्दी है सरकार की। मुरादाबाद में भी कांग्रेस नेता सचिन चौधरी को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। कांग्रेस के संभल जाने वाले डेलीगेशन में सचिन चौधरी का भी नाम शामिल है। पुलिस ने सचिन के आवास पर पहरा लगा रखा है। थाना मझोला क्षेत्र में सचिन के आवास के बाहर भारी फोर्स तैनात है। बरेली में भी कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल को संभल जाने से रोका गया है, जिससे नाराज कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता जहां रोका गया वहीं सड़क पर धरने पर बैठ गए। बरेली से कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता वीके त्रिपाठी के नेतृत्व में आज एक प्रतिनिधि मंडल संभल जा रहा है। सर देखिए, ये न्याय नहीं है। हम उन पीड़ित पक्षों से
और वहीं संभल में हिंसा पर सियासत भी लगातार जारी है। उपद्रव भी मारे गए उपद्रवियों को शहीद बताया जा रहा है। कांग्रेस के शहर अध्यक्ष ने उपद्रवियों को शहीद बताया। इससे पहले संभल के सपा विधायक ने उपद्रवियों को शहीद बताया था। और आपको बताएं कि संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग ने अपनी जांच पूरी कर ली है। कल टीम ने हिंसा के प्रभावित इलाके का मुआयना किया और शाही जामा मस्जिद का भी जायजा लिया है। संभल हिंसा की जांच पूरी हो गई है। शासन की तरफ से गठित की गई न्यायिक जांच आयोग की टीम संभल पहुंची। सबसे पहले न्यायिक जांच आयोग की टीम जामा मस्जिद इलाके में पहुंची और वहां लोगों से बातचीत की। इसके बाद टीम मस्जिद के अंदर गई। करीब 15 मिनट मस्जिद के अंदर ही रही और फिर मस्जिद से निकलकर संभल कोतवाली पहुंची। कोतवाली के अंदर जांच के बाद टीम हिंसा वाली जगह पर गई। हिंदूपुर खेड़ा इलाके में टीम ने लोगों से बातचीत की। जांच पूरी हो गई। जांच अभी चलेगी, 2 महीना चलेगी। 2 महीने में रिपोर्ट आप लोग सौंपेंगे। रूटीन काम के बाद न्यायिक जांच आयोग की टीम कुछ देर गेस्ट हाउस में रुकी और फिर वहां से रवाना हो गई। यहाँ पर पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस से बाहर निकल रही है। आप तस्वीरों में देखेंगे टीम के जो सभी मेंबर हैं, तकरीबन आधा घंटा जो टीमों ने यहाँ पर बैठकर मंथन किया। उसके बाद सभी अधिकारी, कमिश्नर, एसपी और डीएम के साथ साथ सर कुछ कहना चाहेंगे? सर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए कोई कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। संभल में मस्जिद के सर्वे पर हिंदू पक्ष के वकील का बयान सामने आया है। हिंदू पक्ष के वकील गोपाल शर्मा ने कहा कि दोबारा सर्वे की मांग नहीं की गई है। सर्वे कंप्लीट हो गया है। सर्वे के दौरान परेशानियां आईं। मस्जिद में कोई गड्ढा नहीं खोदा गया था। फोटो खींचने के लिए वजूखाने का पानी निकाला गया था। 10 दिन के अंदर सर्वे रिपोर्ट दाखिल होगी। सर्वे कंप्लीट हो गया है। अच्छा, किसी भी तरह की क्या परेशानी आई थी सर्वे के समय में? क्या देखिए, सारे फोटो और जितने यूट्यूब पे चल रहे हैं वो आप सब लोगों को पता है। जो परेशानी आई थी तभी तो पुलिस सर सर्वे में बेसिकली हुआ क्या, मतलब किस तरह की फोटोग्राफी थी जी, वीडियोग्राफी थी, और उसके अलावा कोई सैंपलिंग या सॉइल सैंपलिंग वगैरह कुछ भी नहीं? नो। तो फिर ये वजू का पानी बाहर निकाला जा रहा है या गड्ढे खोदे जा रहे हैं जिस तरह पे बाद में नहीं, ये सब भ्रामक खबरें हैं। कोई गड्ढा नहीं खोदा गया। वजू का पानी तो इसलिए निकाला गया था कि उसकी वजू खाने की फोटोग्राफी करनी थी। संभल हिंसा में 50 और उपद्रवियों की पहचान हुई है। उपद्रवियों के पोस्टर लगाने की तैयारी है। अब तक कुल 300 उपद्रवियों की पुलिस ने पहचान की है। संभल में जामा मस्जिद पर एएसआई का कंट्रोल नहीं है। स्थानीय लोगों ने मस्जिद पर कब्जा कर रखा है। एएसआई को अपनी ही संपत्ति का निरीक्षण नहीं करने देते हैं। वहीं मस्जिद में निर्माण कर मस्जिद के मूल रूप को बदल दिया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। ये चौंकाने वाला खुलासा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दिए गए एएसआई के हलफनामे में हुआ। संभल हिंसा पर मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा कि जानबूझकर माहौल खराब किया जा रहा है। वहीं अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा है। इसलिए हमारी सरकार, खासकर योगी जी की सरकार चाहती है कि वहाँ शांति बनी रहे, लोगों को राहत मिले, किसी का काम नहीं रुके, सारे कार्य। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जानबूझ के कराया गया दंगा था। अब ये अखिलेश यादव ही जाने, वो कह रहे हैं तो उन्होंने ही कराया होगा, इसीलिए वो कह रहे हैं। बागपत पहुंचे शिवपाल यादव ने संभल हिंसा को लेकर बयान दिया है कि बीजेपी मुस्लिम भाइयों पर अत्याचार कर रही है। सरकार ने जानबूझकर दंगा करवाया। करके कराया है। अगर प्रशासन के लोग समझदारी से काम कर देंगे तो ये दंगा नहीं होगा। और इस दंगे में पुलिस प्रशासन की कोई। संभल में भले ही अब हालात बदल रहे हैं और बवाल के बाद अब अमन चैन लौट रहा है, लेकिन सियासी बयानबाजी भी जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
और संघ प्रमुख मोहन भागवत के 2-3 बच्चे वाले बयान पर बीजेपी सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा का बयान आया है। उन्होंने संघ प्रमुख के बयान का समर्थन किया और कहा कि भारत कहीं बूढ़ा देश न बन जाए, इसलिए ये चिंता करना जरूरी है। हाल में जो रिपोर्ट आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। प्रजनन दर काफी ज्यादा घट रही है। वो आज 2.1 का जहां पर आया है तो इसमें मुस्लिम आबादी की दर भी पहले से कम हुई है और हिंदू की आबादी दर तो बहुत ही कम हुई है। जो 3.4 हुआ करती थी हिंदू प्रजनन दर की, वो आज 1.9 के आसपास पहुंच गई है। ये चिंता का विषय है कि भारत कहीं बूढ़ा देश ना बन जाए। उन्होंने हिंदू और मुसलमान का वर्गीकरण करके नहीं, उन्होंने भारत की जो व्यवस्था है, जो विकास है, उसके संदर्भ में मैं जो समझता हूँ, हमको लगता है कि वो उनकी चिंता का विषय रहा है। और विपक्ष पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने निशाना साधा है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि जो अपराधी माफिया के संरक्षक हैं, जिनके अगुआ राहुल गांधी हैं, ऐसे पार्टियों का कोई भविष्य नहीं है। हरियाणा, महाराष्ट्र की तरह दिल्ली में भी कमल खिलने जा रहा है और गठबंधन के झूठ का जाल जनता ने समझ लिया है। होने दो जी, चाहे जितनी बैठक करें। बैठक इनकी हुई थी लोकसभा चुनाव से पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए, लेकिन माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं। हरियाणा में इन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होना था, वो उनका टूट गया। महाराष्ट्र में ये सब गठबंधन करके लड़े, इनका सुपड़ा साफ हो गया। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव होंगे, वहां पर भी भाजपा का कमल खिलेगा, वहां भाजपा की सरकार बनेगी। उपचुनाव में तो आप एक तरफा भाजपा की विजय देख ही रहे हैं। तो इंडी गठबंधन का भी कोई भविष्य नहीं है। जो जिस गठबंधन के नेता झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन श्री राहुल गांधी जी होंगे, उसका और जो गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों के अगुआ और जो फर्जी पीडीए के डायरेक्टर बनकर के श्री अखिलेश यादव जी लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे थे, उनकी पोल खुल चुकी है। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के नेताओं के डेलीगेशन ने मुरादाबाद जेल में संबल हिंसा के आरोपियों से मुलाकात की और इस डेलीगेशन में एसपी के विधायक नवाज जान खान, समरपाल सिंह, पूर्व सांसद एसटी हसन भी शामिल रहे। इस दौरान एसटी हसन ने प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वहां पे हमें जाके ये बड़ा अफसोस हुआ कि जो हालात उन्होंने बताए, और उनका ये दावा है कि अगर हम किसी भी वीडियो में, किसी भी फोटो में अगर हम कोई अपराध कर रहे हो तो हम हर सज़ा भुगतने को तैयार हैं। लेकिन जब हम कहीं है ही नहीं, हम घर पे थे तो वहाँ से कोई ले गया, कोई कहीं से ले गया। 1-2-3 लोग ऐसे थे जो मुसलसल रोते ही रहे हमारे सामने, तो हमारा भी दिल भर आया कि ये इंसानों के ऊपर इतना जुल्म नहीं होना चाहिए। उनके तमाम निशानात हैं जिस्म के ऊपर, नील पड़े हुए हैं। 3 दिन तक कोतवाली में उनकी पिटाई की गई, उसके बाद उनको यहाँ भेज दिया गया। बहुत से ऐसे मरीज़ हैं, डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, उनको भी ठीक से दवा नहीं मिली थी, लेकिन जेल अधीक्षक जी ने हमसे वायदा कराया कि शाम से सब लोगों को ठीक से दवा भी मिली। हिंसा भाई साहब उनका जाकर देखिए, अगर आप, मैं कहता हूँ प्रेस को अलाउ करना चाहिए। उनका शरीर तोड़ के रख दिए, सर से पैर तक बहुत मारा उनको, और अपने घरों से अरेस्ट किए। ये दंगे में भी नहीं थे। वो तो कहते हैं कि पोस्टर लग रहा हो तो हमारा दिखा दो, हम सजा को तैयार। और बीजेपी संगठन चुनाव को लेकर प्रदेश मुख्यालय में बड़ी बैठक हो रही है और बैठक में संगठन चुनाव के अधिकारी महेंद्र नाथ पांडे और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन विनोद तावड़े मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री धर्मपाल समेत पार्टी के सभी प्रदेश उपाध्यक्ष मौजूद हैं। बैठक में जिला और मंडल अध्यक्षों का नाम फाइनल होना है। संगठन चुनाव, अब बूथ चुनाव अंतिम चरण में है और उसके बाद कब तक जिला अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी? अब सब उचित समय में बताएगा। भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक चुनाव को लिहाज से आज एक बड़ी बैठक का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में हो रहा है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मपाल जी बैठे हुए हैं, सीनियर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा आप तस्वीरों में देखिए पंकज सिंह जी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, विधायक हैं, जेपी राठौर जी बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो दिग्गज नेता हैं आप तस्वीरों में देख सकते हैं, तो यहाँ बैठे हुए हैं। जाहिर सी बात है संगठनात्मक चुनाव के लिहाज से ये काफी अहम बैठक है और इसमें
एक पूरी निर्वाचन की जो प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग पदों पर, आप देख सकते हैं सोमेन तोमर जी ऊर्जा मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं, वो भी बैठे हुए हैं। तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। ये बैठक आगामी जो 2027 का विधानसभा का चुनाव है उसके लिहाज से महत्वपूर्ण इस वजह से है, दरअसल मंथन किया जाएगा कि जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है उसे किस तरीके से दुरुस्त किया जाए। इन सभी मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। और लगातार खराब प्रदर्शन से परेशान बीएसपी अब अपने पुराने नेताओं को याद कर रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मायावती ने पिछले दिनों यूपी उत्तराखंड के पदाधिकारियों की मीटिंग में कुछ अहम निर्देश दिए हैं। मायावती ने पार्टी के संगठन विस्तार में ऐसे नेताओं की घर वापसी को कहा है जो पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। पिछले एक दशक के दौरान न सिर्फ बीएसपी की हालत खराब हुई है बल्कि बहुत से कद्दावर नेताओं ने पार्टी का साथ भी छोड़ा है। अब ऐसे ही नेताओं को मायावती फिर से पार्टी में लाना चाहती हैं ताकि कुछ अच्छा बदलाव हो सके और पार्टी को भी इसका फायदा मिल सके। जिस तरह से बीएसपी का ग्राफ लगातार गिर रहा है उसमें ये तो बिल्कुल साफ है कि बीएसपी के नेतृत्व यानी कि मायावती को पार्टी को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए कुछ न कुछ प्रयोग करना पड़ेगा। पहला प्रयोग उन्होंने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित करके और उनको सारी पावर्स देके किया, लेकिन वो प्रयोग बिल्कुल सफल नहीं हुआ। इस बार उन्होंने खुद को और आकाश दोनों को विड्रॉ करके भी एक एक्सपेरिमेंट ही कहा जा सकता है किया, और वो भी सफल नहीं हुआ। तो अब मुझे लगता है कि उनके पास यही विकल्प बचा था कि जिस तरह से 90 के दशक के बाद से पार्टी मजबूत हुई थी तो वो केवल मायावती की वजह से नहीं बल्कि प्रदेश के जो बड़े दिग्गज नेता थे, उनके जोनल कोऑर्डिनेटर्स थे और जो उनके पूर्व मंत्री थे, उनको उन्होंने एम्पावर किया था और पार्टी की पूरे मिशन को आगे ले जाने के जिम्मा सौंपा था। तो मुझे लगता है कि अब ये इसी दिशा में एक कदम है। लगातार चुनावों में कमजोर प्रदर्शन कर रही बसपा को अब अपने पुराने नेताओं की याद आने लगी है। बसपा सुप्रीमो ने उन्हें एक बार फिर से पार्टी से जोड़ने के लिए कहा है। बहुजन समाज पार्टी अब अपने पुराने नेताओं को फिर से पार्टी में शामिल करने की कवायद शुरू कर रही है। सूत्रों के अनुसार पार्टी अध्यक्ष मायावती ने 15 जनवरी से पार्टी संगठन का विस्तार करने के निर्देश दिए हैं और पुराने कर्मठ नेताओं को दोबारा पार्टी से जोड़ने के लिए भी कहा है। हालांकि इससे पहले लोकसभा चुनाव में पार्टी दागी और बागी नेताओं से दूरी बना रही थी, लेकिन अब अगर सूत्रों की माने तो एक बार फिर से इन नेताओं के लिए पार्टी के दरवाजे खुल गए हैं। पिछले कुछ सालों में कई सारे बड़े नेताओं ने बसपा का साथ छोड़कर दूसरे दलों को मजबूत किया है। अब इस प्रयास से पार्टी को अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने में मदद मिल सकती है। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ नीतिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ। और योगी सरकार महाकुंभ को दिव्य और भव्य के साथ ही स्वच्छ, सुरक्षित, ग्रीन और डिजिटल कुंभ बनाने की तैयारी में जुटी हुई है। महाकुंभ का आयोजन पूरी तरीके से सुरक्षित हो, इसके लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। 2019 के कुंभ में जहां 24 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आए थे, वहीं इस बार 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। और यही वजह है कि आपदा प्रबंधन विभाग युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटा हुआ है। महाकुंभ में कोई अनहोनी ना हो, कोई घटना ना हो, इसके लिए आपदा प्रबंधन की टीम पूरी तरह से अलर्ट है। इस बार 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने का अनुमान है। ऐसे में खास रणनीति तैयार करने में आपदा प्रबंधन की टीम लगी है। सबसे बड़ी चुनौती क्राउड मैनेजमेंट की है, जिससे निपटने के लिए पूरा अमला जुटा हुआ है। भीड़ प्रबंधन जो है वो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज रहता है, और जिसके लिए हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट है बहुत ही अनुभवी है और इतना तजुर्बा है इनके पास कि भीड़ कैसी भी हो उसका प्रबंधन सबसे अव्वल दर्जे का रहेगा। ठीक। नंबर 2, यहाँ पर देखा जाए तो
रिवर लाइन के बगल में बैठे हैं, डूबने की घटनाएं हो सकती हैं, चाहे नहाते समय हो, चाहे पॉन्टून से गिर जाने से हो, किश्ती पलट जाने से हो, किसी भी तरीके की। तो ड्राउनिंग के लिए अगर हादसा ऐसा होता है तो हमारी प्रतिक्रिया देने के लिए यहाँ पर हमारे गोताखोर, हमारे आपदा मित्र, हमारी पीएसी फ्लड, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सब यहीं पर मौजूद हैं। सभी मानव संसाधन जो हमें चाहिए वो वहाँ पर मौके पर हाजिर रहे। महाकुंभ में तैनात होने वाली फोर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। आपदा के समय उन्हें किस तरह से क्विक रिस्पांस करते हुए लोगों को बचाना है, इसके लिए टेबल टॉक और मॉक ड्रिल कर फुल प्रूफ तैयारी की जा रही है। हमारे पास सारी टीम तो है, पर हाँ, इनका आपसी समन्वय कैसा है और ये एज अ टीम अपने जिम्मेवारी के इलाके में किस तरह प्रतिक्रिया दे रहे हैं, इसकी जानकारी बहुत जरूरी है इन लोगों को। तो हमारा पूरा प्रशिक्षण इस पर बेस्ड है कि इंडिविजुअल ट्रेनिंग सबको दे दी गई है। इसके बाद हम जो टेबल टॉप एक्सरसाइज चलाने जा रहे हैं 17 तारीख को, कि एज अ टीम बैठ के आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और बताइए ऐसी स्थिति में आप क्या प्रतिक्रिया देंगे। इस बार मेले को कंट्रोल करने के लिए एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा और 2500 सीसीटीवी से पूरे मेले की मॉनिटरिंग होगी, जिसके लिए वॉर रूम बनाया गया है। कोई भी आधुनिक यंत्र ऐसा नहीं है जिसका यहाँ प्रयोग ना हो रहा हो। उदाहरण के तौर पर मैं सबसे पहले सबको ये 2500 जो हमने कैमरे लगाए हैं शहर भर में और मेला क्षेत्र में, जो कि हर एक जगह पर निगरानी रखे हुए हैं, और इन सब कैमरास को इंटीग्रेट करके अपने कंट्रोल रूम्स में लाया गया है। उधर पर अलग लोग बैठे हैं जो हर एक कैमरे को अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। अगर कोई स्थिति उत्पन्न हो रही है तो इनके पीछे हमारे संचार के संसाधन लगे हुए हैं जो कि ग्राउंड पर लोगों को बता रहे हैं कि देखिए आपके यहाँ शायद ऐसी स्थिति हो जाए, इसका जो भी आपकी योजना है उसके हिसाब से काम करिए। मेले में आग बुझाने के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। डूबते हुए लोगों को बचाने के लिए लाइफ बॉय को पानी में उतारा गया है जो बैटरी से चलेगा। इसके अलावा भी कई ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है जो मेले को किसी भी आपदा से सुरक्षित रखने में सहायक होगा। तो एआई का हम प्रयोग कर रहे हैं कि हाँ, हमारी किन सड़कों पर कितनी भीड़ चल रही है, ट्रैफिक, व्हीकल ट्रैफिक कितना आ रहा है, हमारा रेलवेज पर कितना ट्रैफिक अंदर आ रहा है, क्राउड हमारा कितना एक जगह पर चल रहा है। एआई के तरीके से हम इनको पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं, आपने डिजिटल बोला, हाँ, हमारे पास डिजिटल रोबोट्स लगे हुए हैं, हमारे पास डिजिटल लाइफ बॉयज हैं कि हाँ, अगर कोई आदमी वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है तो हम डिजिटल लाइफ बॉय को वहां तक पहुंचा पाए। तमाम तैयारियों के साथ साथ आपदा प्रबंधन विभाग मेले को भव्य रूप देने की तैयारियों में जुटा हुआ है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर विभाग और पुलिस, पैरा मिलिट्री और जल पुलिस सभी को विशेष ट्रेनिंग दे रही है जिससे कि महाकुंभ की सुरक्षा में कोई चूक न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुरादाबाद में ब्राह्मण महाकुंभ 2024 का आयोजन हुआ और ब्राह्मण महाकुंभ के दौरान श्री राम मंदिर आश्रम धामपुर के पीठाधीश्वर महंत राधेश्याम व्यास ने सनातन बोर्ड का मुद्दा उठाया। सभी संतों ने एकमत से सनातन बोर्ड बनाने की मांग को सही ठहराया और कहा कि देश में सनातन बोर्ड बेहद जरूरी है। मैं भी एक ग्रामीण परिवेश से आती हूँ, लेकिन ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुओं का राज्य है। उन्हें तो केवल रख लिया गया, जैसे पाकिस्तान में केवल उनका राज है, लेकिन इन्हें रख लिया गया और वो भी केवल बहुत विचार के नहीं किया गया, ऐसा मेरा मानना है, जिसके कारण ये झगड़ा होता है। जबकि हिंदू राष्ट्र में वक्फ की आवश्यकता नहीं। अगर आप उनका वक्फ बनाते हैं तो हमारा सनातन वक्फ भी बनना चाहिए, क्योंकि सनातनी बहुसंख्यक है, वो तो अल्पसंख्यक है। उनके लिए तो आप सबसे आगे पार्टियां पहुंच रही हैं, केवल एक पार्टी है जो उनका खिलाफत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मिर्जापुर में बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर पिस्टल दिखाकर कैश काउंटर से लाखों रुपए लूट लिए हैं। लूट की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। लालगंज थाना क्षेत्र के बस्तरा मोड़ के पास स्थित ज्ञानगंगा पेट्रोल पंप की घटना है और बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल से पहुंचे बदमाश पेट्रोल पंप पर कैश काउंटर के अंदर घुसे। नकाबपोश दो बदमाश हाथ में पिस्टल लेकर कैश काउंटर पर बैठे कर्मचारियों को धमकाने लग गए और इसके बाद दोनों बदमाशों ने जबरन पिस्तौल दिखाकर दोनों कर्मचारियों से कैश काउंटर का ताला खुलवाया और उसके अंदर रखे लाखों रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों की टीम ने घटनास्थल की जांच की।
सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पेट्रोल पंप पर आए बदमाशों की पहचान की जा रही है। वो लोग पेट्रोल पंप पे अंदर घुसे हैं और जो भी कैश उनके काउंटर पे रखा हुआ था उसको लेके वो फरार हो गए हैं। तत्काल इस सूचना पर हम सभी लोग यहाँ मौके पर आए हैं और इस घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेजेस प्राप्त हुए हैं और जिस बाइक का इस्तेमाल किया गया उसके बारे में भी हम लोग को फुटेज मिली है और इनका जो इन्होंने रूट लिया है यहाँ पर आने का और वापस जाने का, वो रूट भी हम लोगों ने ट्रेस कर लिया है और तहरीर प्राप्त करके मुकदमा कायम कराया जा रहा है।